Good morning students. Today we will discuss the chapter 2. हमने पहले चैप्टर 2 पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था हमने? नैदानिक पोषण के बारे में पढ़ा था कि नैदानिक पोषण क्या होता है। नैदानिक पोषण होता है जो रोगी को रोग के टाइम पे जो आहार दिया जाता है, जो उसकी केयर की जाती है खाने पीने की, तो उसे बोलते हैं नैदानिक पोषण, ताकि उसकी हेल्थ को, उसको कोई हेल्थ इश्यू ना हो, वो जल्दी से ठीक हो सके। तो आज हम करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है? नैदानिक पोषण के शोध का भोज्य पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि जो नैदानिक पोषण होता है उसमें जो शोध किया जाता है तो उसका क्या है, भोजन के तथ्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या है, ऐसे आहार को तैयार करना मुश्किल नहीं होता तथा रोगी के लिए अलग से पदार्थ बनाने की जरूरत नहीं होती। तो इस आहार को तैयार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता और रोगी के लिए अलग से आहार बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। ये ईजी, जो भी रोगी को जो आहार दिया जाता है वो ऐसा आहार होता है कि जो ईजी भी बन जाए और उसके लिए हेल्दी भी हो। तो इसमें यह भी ज्ञात हो जाता है कि किसी खास भोज्य पदार्थ को मिश्रित करने अथवा पूरा करने से क्या हानि अथवा लाभ हो जाता है। मतलब क्या है कि कोई भी खास भोजन पदार्थ हो, इन दोनों की किसी को मिक्सचर करने से, किसी को कोई भी चीज़ किसी में हम मिक्स करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, या कोई चीज़ मिक्स करके किसी को रोगी को देंगे तो उससे क्या हानि होगी। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है। और क्या, परिवार के लिए तैयार जो खाना परिवार के लिए बनाया जाता है इकट्ठा ही, उसी में कुछ चेंजेस करके रोगी को दिया जाता है, तो उसे ये नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ, मेरे लिए अलग से खाना बनाया जा रहा है। ठीक है। परिवार के लिए जैसे कुछ सबके लिए जो सब्ज़ी वगैरह बन रही है तो रोगी को जो दिया जाता है, बीमार व्यक्ति को जो दिया जाता है, उसमें थोड़ा सा मसाले वगैरह कम ऐड करके थोड़ी सी कम ऑयली खाना बना के उसे दिया जा सकता है। मतलब खा तो वो लोग सेम ही चीज़ रहे हैं, बस थोड़ा सा उस चीज़ में चेंजेस करके क्या हो जाता है, रोगी को दिया जाता है। तो उसे लगता है कि जो सब लोग खा रहे हैं मैं भी वैसा ही खा रहा हूँ और इसमें कोई चेंजेस, तो उसे लगेगा कि मैं रोगी नहीं हूँ। और इस भोजन को पकाना मुश्किल नहीं होता, इजी होता है। तो रोगी को कैसे नॉर्मल आहार दिया जाता है जो आसानी से उसको पच जाए और बनाने में भी, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी वगैरह होगी, जूस हो गया, फ्रूट्स वगैरह दे देते हैं, तो क्या उसे पकाना भी मुश्किल नहीं होता। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि संशोधित आहार रोगी की चिकित्सा संबंधी ज़रूरतों के अनुसार सुधारा जा सकता है। कि इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो संशोधित आहार, जिस आहार में हम चेंजेस करके बना रहे हैं कुछ रोगी के लिए, तो उसको चिकित्सा संबंधी ज़रूरतों के अनुसार जो डॉक्टर जो कहते हैं कि इस भोजन में जो चेंजेज हो उसके अनुसार उसको चेंज किया जा सकता है, कि उसकी बीमारी की सिचुएशन के हिसाब से कुछ चेंजेस उसमें किया जा सकता है। मान लो अगर उसको बीपी की प्रॉब्लम है तो जैसे नॉर्मल भोजन खा रहे हैं तो उसके भोजन में थोड़ा सा कम नमक ऐड कर देंगे हम, तो वो किस में आ जाता है, चिकित्सा संबंधी ज़रूरतों के हिसाब से उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आप आहार चिकित्सक बनना चाहते हो, आप चिकित्सक बनकर किन उद्देश्यों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आप आहार चिकित्सक बनना चाहते हो तो आप कौन कौन से उद्देश्यों को पूर्ण करने की कोशिश करोगे। नंबर 1 पे रोगी के पोषण स्तर को कायम रखना। इसका मेंटेन क्या है, मीनिंग कि रोगी का जो पोषण स्तर है उसको कायम रखना, न्यूट्रिशन लेवल है जो उसको एक बिल्कुल सही रूप से रखना। सामान्य रूप में रोग की अवस्था में शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि जब हमें कोई बीमारी होती है तो नॉर्मल सी बात है कि हमें भूख नहीं लगेगी उस टाइम पे। जब भूख नहीं लगेगी तो ऑटोमेटिक ही हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, क्योंकि हम सही रूप से भोजन नहीं खा पाएंगे। भूख नहीं लगेगी तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, जब हम खाना नहीं खा पाएंगे तो हमारे न्यूट्रिशंस की हमारे अंदर कमी हो जाएगी। इसके साथ साथ शरीर के अंदर तंतुओं की भी टूट फूट हो जाती है, जो शरीर में तंतु होते हैं उनकी भी टूट फूट हो जाती है। जब हमें भोजन ही नहीं मिलेगा तो शरीर में तंतुओं की टूट फूट हो जाती है। रोगी को उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार भोज्य पदार्थों का चयन करके रोग के अनुसार पोषक तत्व दिए जाते हैं। रोगी को आर्थिक स्थिति के अनुसार, रोगी की आर्थिक स्थिति में भी, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसे हम फ्रूट्स वगैरह जैसे जूस वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में दे सकते हैं जो उसके लिए ज़रूरी है। कुछ महंगे फल होते हैं तो, और जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो जैसे उसको कुछ दलिया वगैरह, कुछ फ्रूट्स ऐसे प्रोवाइड करवा देते हैं जो जैसे रेट वाइज जैसे ज़्यादा महंगे ना हो। तो क्या उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार भोज्य पदार्थ का चयन करके रोग के अनुसार उसको पोषक तत्व दिए जा सकते हैं। कई बार रोगी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, जिसके कारण यह भी उसके लिए एक समस्या बन जाती है, परंतु कुछ भी हो उसके आहार की समुचित व्यवस्था करनी होती है ताकि रोगी को आराम मिल सके। रोग की अवस्था में रोगी को किसी भी तरह के कुपोषण से बचाया जा सके। कुपोषण मतलब उसके शरीर में उसको शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो, उससे बचाया जा सके।
सेकंड पॉइंट है शारीरिक वजन को बनाए रखना। शारीरिक वजन को बनाए रखना, मेंटेन्स करना उसके वजन को। कई रोग ऐसे होते हैं जिसमें रोगी का भार कम हो जाता है, जैसे मरासमस रोग। मरासमस रोग, इसको कवाशिक्योर भी कहते हैं इस रोग को। तो इसमें क्या हो जाता है कि रोगी का भार जो है कम होने लगता है, वेट कम होने लगता है, रोगी कमज़ोर होने लगता है। तो इस रोग की और भी जैसे होते हैं कि रोगी का कई बार शारीरिक विकास नहीं हो पाता, मान लो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, या उसका मेंटली विकास नहीं हो पा रहा है, दिमागी तौर पे जैसे वो बच्चों जैसी हरकतें करता है, एज उसकी ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मरासमस रोग बोलते हैं इसमें, क्वाशिक्योर। तो इसमें कौन सा भोजन दिया जाता है, उसे भार बढ़ाने वाला भोजन दिया जाता है ताकि उसका वेट गेन हो। इसमें कुछ रोग भार बढ़ने पर और भी उग्र रूप धारण करते हैं, बट कई बीमारियां ऐसी होती है जो भार बढ़ने पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जैसे हृदय संबंधी रोग। किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो तो उसे हम कम वसा वाला भोजन देते हैं, कम घी तेल वाला भोजन देते हैं ताकि चिकनाई नहीं हो, क्योंकि उसका वेट, अगर उसका जितना भी वेट गेन होगा तो उसके हार्ट के ऊपर इससे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे रोगियों का भार रोग की प्रकृति के अनुसार नियंत्रण किया जाए तो रोग ठीक हो जाता है। जैसे रोग, अगर उसको रोग भार कम करना चाहिए जिस रोग में, तो उसको भार बढ़ाने वाला देना चाहिए, और जिस रोग में उसे ये ज़रूरत हो कि उसका भार बढ़ना नहीं चाहिए तो उसे भार कम करने वाला भोजन देना चाहिए। नंबर 3 है शरीर के किसी प्रभावित अंग अथवा पाचन अंगों को विश्राम देना। प्रभावी अंग, जैसे हमारा किसी चीज़ का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, जो भी हमें बीमारी है, उस बीमारी से जो भी हमारे शरीर का अंग प्रभावित हो रहा है तो उसे हमें रिलैक्स देना चाहिए थोड़ा सा। यदि रोगी को गुर्दे संबंधी विकार है, उसको